हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर करेंगे। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन है? ये पार्ट 4 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक हम देखेंगे इसको। द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से ये हमने बोरो किया है? हमने इसको बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखिएगा। आर्टिकल 37 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में जो प्रिंसिपल्स हैं उनके एप्लीकेशन के बारे में आर्टिकल 37 में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। इसको हम किसी कोर्ट में जो है जाके हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स को किया था। ठीक है, इसको हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है तो वो हम कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं, बट हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं करा सकते। ठीक है, the constitution article 37 self says that the principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So these are fundamental in the governance of the country and state it is the duty of the state. ठीक है, it is the duty of the state to apply these principles while making laws. ठीक है, जब भी कोई पॉलिसी कोई लॉज बना रहे हैं तो इसको जो है ध्यान में रख के बनाना है उनको। ठीक है, दे इम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ध्यान रखिएगा, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है हमारा? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, एक सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन करना है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। आर्टिकल 39A बहुत ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 39A एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो देखिए, आर्टिकल 37 जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ऐड किया गया है और ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 41 क्या है? राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन आर्टिकल 41, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री आर्टिकल 43A में है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आर्टिकल 43B। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स आर्टिकल 44, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6। ये 6 ईयर याद रखिएगा, ये आर्टिकल 45 में है। Promotion of education and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribes and weaker section क्या है? Promotion of educational and economic interest of the scheduled caste, scheduled tribes and weaker section article 46. ठीक है, it is the duty of the state to raise the level of the nutrition and the standard of living to provide public health. It is in article 47. Organization of agriculture and animal husbandry article 48. Article 48 में क्या है? Provides for the protection and the improvement and safeguarding the forest and wildlife. It is in article 48A. Article 49 provides for the promotion of monuments and places and objects of the national importance and separation of judiciary from the executive is mentioned in article 50. Promotion of international peace and security is in article 51. ठीक है, अब नाउ वी विल सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सी, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। Justiciable means they are legally enforceable by the courts in case of their violation, while directive principles are non-justiciable. They are non-legally enforceable. We cannot move to the court on the basis of the violation of the directive principle. इसका कोई violation नहीं होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ दिए गए हैं ताकि इसी को देखकर स्टेट अपने जो नियम है, जो पॉलिसीज हैं उनको फ्रेम कर सके। ठीक है, तो they are not legally enforceable by the courts for their violation. नेक्स्ट डिफरेंसेस दीज आर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और निगेटिव इन नेचर, क्योंकि स्टेट को रोकती है कि जो है किसी इंडिविजुअल का ह्यूमन जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट ना हो। ये पॉजिटिव है क्योंकि स्टेट को प्रमोट करती है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शंस, इनका लीगल सैंक्शन होता है, लेकिन इनका जो है मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन होता है। ठीक है, मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। they aim at establishing political democracy. ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। दे एम एट एस्टेब्लिशिंग द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो हमारे डायरेक्टिव्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिक को डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। वाइल फंडामेंटल राइट्स
एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल का वेलफेयर प्रमोट करता है। प्रमोट्स कम्युनिटी, ये जो है कम्युनिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन्फोर्स्ड, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स, जो फंडामेंटल राइट है उसको कहीं इन्फोर्स कराने नहीं जाना होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है इन्फोर्स हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे डायरेक्टिव्स होते हैं दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उनको जो है लेजिस्लेशन चाहिए उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दिस विल हेल्प इंडिया ग्रो एज अ वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट इज directive principle of state policy may be classified into which of the following parts to say the convenient study. So it is divided into socialistic, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन, तो तीनों ही हमारे हो जाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। तो ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं डिवाइड किया गया है, बट उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको हम इस तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट एंड डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। Next question is, which one of the following is not the objective of the directive principle of state policy? To establish a welfare state, yes, this is the objective of this directives. Ensure socio-economic justice, this is also right. देखिए, टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, यही गलत हो जाएगा। रिलीजियस स्टेट को स्टैब्लिश करने की कोई बात नहीं की जाती है। फिर से डी हमारा है सेक्युलर स्टेट, तो ये भी सही है। देखिए, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज टू एस्टैब्लिश एंड सिक्योर डेमोक्रेटिक स्टेट टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव? तो टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। Next question is, consider the following statement regarding the directive principle of state policy. These principles spell out the socio-economic democracy in India. Okay, the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. ठीक है, ये enforceable नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा these principles spell out the socio-economic democracy in India. ठीक है, और द प्रोविजंस कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है। तो हाँ, ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा दोनों ही सही है, ठीक है। इन्फोर्सेबल नहीं है, हमने देखा था फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा दोनों इकोनॉमिक और वो तो है ही। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर directives to the government to implement them for establishing social and economic democracy in the country. The provisions contained these principles are not enforceable by any court. The principles have been stated as fundamental in the governance of the country. Next is, which one of the following statement is are true for the fundamental duties? अब यहाँ पे ड्यूटी की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ड्यूटी भी मिक्स कर दी गई है शायद, ठीक है। तो ऑफ सिटीजन, तो ये है लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। तो देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, याद रखिएगा, ड्यूटीज दे दी गई हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं होता है, दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। आंसर देखते हैं, देखिए दोनों ही गलत है हमारे, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड एज Article 51A Part 4A in the Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee. The fundamental duties are non-justiciable in nature. There is no legal sanction behind them. These duties are not enforceable in court. ठीक है, ये जो duties हैं, these are not enforceable. These are not enforceable in court. तो is incorrect, and fundamental duties are not correlated with the legal duties. So B is also not correct. ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कहाँ पे इंक्लूडेड है? तो वेलफेयर स्टेट जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है और प्रीएम्बल में भी तो है वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, तो हमें ए करना होगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब इन 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट? ठीक है, तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन, तो ये हमारा हो जाएगा
preamble of the constitution and the डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिया गया, तो हम अगर ऐसे नहीं दिए तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही लिखेंगे, लेकिन दोनों है तो हम डी यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे। The idea of India as a welfare state is found in the preamble of the Indian Constitution as well as the directive principle of state policy. The preamble gives importance to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. In the same way, directive principles guide both the center and the state for the establishment of the welfare state. Next question is, consider the following statement. क्या है? With reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitation upon. किस पे limitation करता है? Legislative पे, executive पे। तो देखिए हमारा दोनों पे ही नहीं करता। जो हमारा जो यहाँ पे देखिए जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे लिमिटेशन करता है, तो वो ना एग्जीक्यूटिव पे करता है ना लेजिस्लेटिव पे। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सर्टेन डायरेक्शन टू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करता है टू शो इन व्हाट मैटर द स्टेट शुड एक्सरसाइज देयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स एंड टू अचीव सर्टेन ends by their actions. The directive principles are not enforceable in court and do not create any justiciable rights in favor of the individual. Thus, the directive principle of state policy do not constitute limitation upon the legislative and executive function of the government. It will be fundamental rights. यहाँ पे जो है directives की बात करें तो ये गलत हो जाएगा. The directive principle of state policy of the Constitution of India is taken from the Constitution of which country? So it is taken from the Ireland. देखिए the framers of the constitution were influenced by the Irish constitution to add provisions of the directive principle of state policy in India. Next question is, in India constitution borrowed the directive principle of state policy from the constitution of which of the following countries? तो ये कौन से कंट्री से हैं? तो हमने आयरलैंड से लिया है इसको। ठीक है, In Indian Constitution, the idea of directive principle of state policy has been taken from the Constitution. कहाँ से? आयरलैंड से लिया है। Directive principle कहाँ से लिया गया है? अच्छा, ये justiciable है कि नहीं? तो non justiciable है, B हो जाएगा। Directive principle are non justiciable, which means they are not enforceable in any court of law. Next question, according to the Constitution of India, which one of the following are the fundamental to the governance of country? आपको सभी लोग को पता ही है हमारा directive principles हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ in India but are fundamental in the governance of the country. It will be the duty of the state to ensure these principles are applied in the legislation of the law. Next question है, equal pay for equal work has been ensured in Indian Constitution as one of the, क्या है ये equal pay for equal work? It is directive principle of state policy. ठीक है, देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 39D इंश्राइंड इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39D में है। याद रखिएगा 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इट सेज दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन. It is not a fundamental right but constitutional right. With respect to the Article 39D, the Constitution Parliament passed Equal Remuneration Act 1976. ठीक है, 39D याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? कौन सा नहीं है फंडामेंटल राइट? तो राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन आपको पता है, दिस इज द फंडामेंटल राइट. कौन से आर्टिकल में है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है. राइट टू फ्रीडम, तो बी आंसर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो देखिए प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये हमारा फंडामेंटल राइट है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी है फंडामेंटल. लेकिन हमारा डी जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, ये हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है, नेक्स्ट इज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, तो कौन से में है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, सी हो जाएगा. पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 40. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड endow them with such powers and authority as may be necessary to enable these to function as unit of self government. ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है हमें. सब्जेक्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ठीक है, विलेज पंचायत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी.
और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन child between the age of 6 to 14. इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हो जाएगा, तो ये हमारा सब ये हो जाएगा, ठीक है। बी, इसको देख लीजिए क्या है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये फंडामेंटल राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। To provide the opportunities for the education to the education to the child born between 6 to 14 years, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और आइडिया दैट इज भारत, ये यूनियन एंड टेरिटरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो ये कौन सा आर्टिकल हमारा, ये 40 है, आर्टिकल 40 है, ठीक है। ये हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट, ये फिर से ही वही ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 40 है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडाउ देम विद द नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इतना पावर दें कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह वो काम कर सके। आर्टिकल 33 में क्या है, अंडर राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन दिस एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एक्सेट्रा, ये सब हमारा 33 में है। 48 में टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है। आर्टिकल 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत किस में है, ये हमारा फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब देखिए मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। आर्टिकल 40 जो है हमारा क्या है, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हैज ये हमारा है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। राइट टू वर्क और जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड, ये आपका 48 और 41, ठीक है। तो ये देख लीजिए राइट टू वर्क 41 हो गया और 48 हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और ये हमारा ऑलरेडी जो है 40 है विलेज पंचायत और 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो याद रखिएगा 40 हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। 41 क्या है, राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज पंचायत, agriculture and animal husbandry. Next is given below are two statement, one labeled as assassin and other as reason. Assassin में क्या है, नरेगा is providing employment to at least one member of the eligible household for minimum period of 700 days in a year. Sorry, फिर से देख लीजिए, नरेगा is provided Manrega is providing employment at least one member to the eligible household for the minimum period of 100 days in a year. Next is right to employment is enumerated in the part 3 of the constitution, ठीक है। right to employment 3 में है, तो ये हमारा देख लीजिए क्या होगा, ये है C, ठीक है। ए हमारा ट्रू है, आर गलत है, क्योंकि राइट टू जो हमारा वर्क है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो मनरेगा है इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दैट एम टू गारंटी द राइट टू वर्क टू एम टू इंश्योर लाइवलीहुड security in the rural areas by providing at least 100 days of employment in a financial year to every household whose adult member volunteer to do unskilled manual work, ठीक है। This act aims to follow the directive principle of state policy. Next question is which one of the following articles of the directive principle of state policy deals with the promotion of the international peace and security, तो हमारा ये 51 है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48 ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48 क्या है, 48 ए क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48 क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हमारा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51, ठीक है। देखिए आर्टिकल 51 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर स्टेट शैल endeavor
to promote international peace and security, B to maintain just and honorable relation between the nations and foster respect for international law and treaty obligation in dealing of organized people with one another. ठीक है, लास्ट हमारा है encourage settlements of international disputes by arbitration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following of which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state towards the international peace and security? It is directive principle of state policy. Which article of the Indian Constitution is related to the Indian foreign policy? It is Article 51, directive principles, part 4. Which article of the Indian Constitution of India has the provisions of participation of workers in management industry? Is it Article 43A? Article 43A. Article 43A of the Constitution of India provides for the participation of workers in management industry. As per this article, the state shall take steps by suitable legislation or any other ways to secure participation of workers in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in the industry. This provision was added to the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है, तो ये हमारा है जो 42nd Constitution Amendment के एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था. ठीक है, 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which principle among the following was added by the directive principle of state policy by 42nd Amendment Act? तो equal pay for equal work for both men and women, participation of workers in management industries. ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा, बी ही हो जाएगा क्योंकि इसमें और ऑप्शन तो नहीं है, बस एक ही ऑप्शन सही करना था. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? नॉट एडेड 42nd अमेंडमेंट इंस्टीट्यूशन. तो ये देखिए हमारा कौन सा है, देखिए ये सी नहीं है, बाकी सारा है. देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में ऑलरेडी है, तो ये कोई एडवर्ड नहीं किया गया था. देखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ये है. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल, ये भी है. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, ये भी है. ठीक है, 42nd के अंदर. तो ये आपको बहुत अच्छा सही जगह मिल गया है कि 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या आ गया. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज. देखिए द above option except the uniform civil code article 44 all were added by the 42nd amendment act of the constitution. article 39F कौन सा है? आर्टिकल 39F, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 39F. आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. आर्टिकल 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, all are added through the 42nd amendment and article 42nd amendment in 1976. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अगेन राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, तो किसके एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे चिल्ड्रन, वुमेन, दलित्स, चिल्ड्रन की बात तो करते हैं, वुमेन्स की भी करते हैं और दलित्स की भी करते हैं, ट्राइबल की भी करते हैं. तो ये हमारा ये हो जाएगा 1 2 3, सॉरी दलित्स की नहीं करते, दलित्स की बात नहीं होती, सी हो जाएगा 1 2 3. ठीक है, ट्राइबल्स की बात होती है, वुमेन की, और दलित्स की नहीं होती. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू चिल्ड्रन, वुमेन एंड ट्राइबल्स, बट नॉट द वर्ड दलित इज नॉट वेयर मेंशन इन द, नो वेयर मेंशन, नॉट नहीं है, नो वेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? promotion of consumption prohibition of consumption of intoxicating drinks, सही है ये. काउ प्रोटेक्शन, ये भी सही है. कौन सा नहीं, ये बताना है. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये भी सही है. फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, ये गलत है, ये फंडामेंटल राइट में. देखिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड काउ प्रोडक्शन इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 43, आर्टिकल 47. ठीक है, क्या है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड काउ प्रोटेक्शन इज डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 46 एंड 47 एंड 48. मतलब क्या है? कंजम्पशन जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का 47 में है एंड काउ प्रोटेक्शन 48 में है. 48A में है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड, प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 14 years was mentioned in article 45 of the directive principle of state policy, but by 2002 86 amendment act the above provision became the fundamental right under article 21A. तो पहले किस में था?
ये पहले हमारा आर्टिकल 45 में था, ठीक है। तो अब हट के वो फंडामेंटल राइट में चला गया है और ये जो है 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको जो है शिफ्ट किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट में। कौन सा अमेंडमेंट है? 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ द provision of the protection and improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife are found in the Constitution of India। ठीक है, तो क्या है आपका इसमें क्या है? द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको पता है सीधे सीधे कि ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है और फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ भी हैं। अभी ड्यूटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया नहीं था। देखिए आर्टिकल 48A इन द पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Similarly, Article 51A is the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. Next is which one of the following is not the directive principle of state policy? कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 16 ईयर्स ये नहीं है, बाकी सारा है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? कैसे अलग हैं? ठीक है, तो देखिए फॉर्मर जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। फॉर्मर इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज लेटर इज नॉट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर एज द फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल। तो ये हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल सो कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बट फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल अंडर द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? फर्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन human being and forced labor, it is fundamental right. Prohibition of consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and other drugs which are injurious to health। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ दो हो जाएगा क्योंकि एक तो हमारा फंडामेंटल राइट है। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट द मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ is mentioned in Article 47 of the Directive Principle of State Policy, whereas the prohibition of trafficking and human being and forced labor is mentioned in under Article 23A। ठीक है, 23A of Fundamental Rights। तो दूसरा हमारा सही होगा। The Directive Principles are, ये क्या है? These are non-justiciable। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल whereas the directive fundamental rights are justiciable whereas the directive principle are non justiciable। Next, consider the following provisions under the directive principle of state policy as enshrined in the Constitution of India। Securing uniform civil code for the citizens, ये सही है। Organizing welfare, ये भी सही है। Promoting cottage industries in rural area, ये भी सही। Securing for all the workers reasonable leisure and the cultural opportunities। ठीक है, तो ये जो है हमारा 2 and 3, sorry 2 and securing uniform civil code for citizens of India। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एज इट इज जो है उसमें देखिए आर्टिकल 40, 47, 48 आर बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, आर्टिकल 40, 47, 48 आर बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स। दीज आर 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 47 है टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड 48 इज प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हमारा है आर्टिकल 2 and 3, सॉरी 2 and 3। एक बार एक्सप्लेनेशन भी तो हो गया, एक बार इसको आप बताइएगा। पता नहीं क्यों मैं जो है थोड़ा सा थक भी गई हूँ तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या है ये क्वेश्चन। सही से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 and 3 क्या है एक बार मुझे समझा दीजिएगा नीचे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखिए हमारा जो है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये सही है बिल्कुल। स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ, ठीक है। एनी पर्सन नहीं है, नॉट डिनाई एनी पर्सन, ठीक है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, तो क्या है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो यही हमारा है, ये है ए। देखिए आर्टिकल 48 ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन द स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अबाउट, किसके लिए? एडल्ट एजुकेशन, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, फ्री लीगल एड टू पुअर्स, प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट 6। ए सही होगा, ठीक है। ए हमारा है द प्रोविजन फॉर द एडल्ट एजुकेशन इज नॉट मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 4 पार्ट 4। लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स इज मेंशन इन आर्टिकल 43, ठीक है। लिविंग वेजेस कहाँ पे? आर्टिकल 43 में। फ्री लीगल एड टू द पुअर्स इज मेंशन आर्टिकल 39A एंड प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन to children below the age of 6 years is mentioned in article 45 of the directive principle of state policy। next है which one of the following directive principle of state policy was added to the constitution at a later date? कौन सा है हमारा? देखिए ऑर्गेनाइजेशन पहला ही था, विलेज पंचायत 40 है, स्लॉटर भी है, प्रोविजन ये भी पहले था, है ना। यूनिफॉर्म से भी कोड 44 ये भी। देखिए फ्री लीगल एड इसको ऐड किया गया है बाद में। देखिए 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for the free legal aid to the poor and weaker section of the society and ensure the justice for all. Equal justice and free legal aid, article 39A was inserted by the 42nd amendment in 1976, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 39A जो है इसको 42nd amendment से इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा? प्रोविजन ऑफ लिकर, राइट टू वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये आर्टिकल 2005 का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इसमें नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI emerges as the legal right under the Right to Information Act 2005, however 39D deals with equal pay for equal work for both men and women, and article 39A deals with adequate means of livelihood. Article 47 deals with it will be the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve the public health। next is which one of the following is the directive principle of state policy? देखिए क्या है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको पता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये जो है नहीं है, ये हमारा जो है ये सब जो है फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए आर्टिकल 44 मेंशन दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? इक्वल फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्मॉल फैमिली नॉर्म। तो ये हमारा है स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं है, ये है AN 1 and 2। देखिए इक्वल फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ द मेन एंड वुमेन, आर्टिकल 39D एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 350A, ठीक है, आर्टिकल 350A विच डायरेक्ट्स एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड द एडुकेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन द मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज। ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे भी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड इज नॉट लिस्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रोविजन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिकर सही है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये तो हमारा फंडामेंटल है। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, ठीक है। और फिर हमारा है प्रोहिबिशन ऑफ द बेगार और फोर्स लेबर, ये भी नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सब फंडामेंटल राइट है, तो सिर्फ एक ही सही हो पाएगा हमारा।
ठीक है। आर्टिकल 47 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी underscores that it is the duty of the state to raise the level of the nutrition and standard of living and to improve the public health, and the state shall endeavor to bring about the prohibition on consumption except the medical purposes for the intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, whereas the prohibition of employment of children in factories or mines, prohibition of begar or forced labor, and the prohibition of untouchability are mentioned under the article 24, 23 and 17 respectively in fundamental rights. Next question is, which one of the following is not the directive principle of state policy? कौन सा नहीं है? Equal favor, equal work for women and men and women. ठीक है। कौन सा नहीं ये बताना है? equal rights right to an adequate means of livelihood, ये भी है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो है हमारा 17 है, तो ये हमारा ये क्या है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, ये भी सही है। सी ही नहीं है सिर्फ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। हु सेड दिस? ये जो है केटी शाह ने कहा था। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन द बैंक्स कन्वीनियंस, यानी कि ये जब गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट कैपेबल हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स कर सकता है, ये कहा गया था। इसलिए जो है केटी शाह ने कहा था ये तो गवर्नमेंट की मर्जी पे है, जब चाहे तो ऐसा तो ये फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो उनका कहना ये था। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हाँ, इन सब में क्या बताना है? विच ऑफ द एबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल्ड द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये कौन सा फुलफिल करता है? तो देख लीजिए एक बार फिर से है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है। फंडामेंटल राइट और ड्यूटी नहीं होगा, तो सिर्फ 3 होना चाहिए। देखते हैं, हाँ ओनली 3, देख लेते हैं इसको। देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन द 15th August 1995 द गवर्नमेंट टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिगार्डिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम वर इंक्लूडेड इन द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फ्रॉम बिगनिंग, बट on 1st April 2001 NMBS was made a part of the population control scheme। ठीक है। अब ये खत्म हो गया। इसमें अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।